नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लेटेस्ट अपडेट लीगल अपडेट के बारे में, जो कि आया है कि धारा 319 319 सीआरपीसी के तहत सम्मन के लिए ट्रायल के दौरान दर्ज साक्ष्य पर्याप्त हैं, ऐसा कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जो है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 319 के तहत ट्रायल के दौरान दर्ज साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन करने के लिए ट्रायल कोर्ट की शक्ति को बरकरार रखा है। न्यायालय ने सम्मन आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि इस शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालय की संतुष्टि सर्वोपरि है। मामले की पृष्ठभूमि क्या है, उसे डिटेल में समझते हैं कि मुकदमा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 809/2024 चेतराम संशोधनवादी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। पुनरीक्षण में आपराधिक मामला संख्या 321/2018 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश FTC द्वितीय बहराइच द्वारा पारित दिनांक 15/5/2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। मूल मामला अपराध संख्या 117/2018 से उत्पन्न हुआ था, जो पुलिस स्टेशन हरदी जिला बहराइच में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 452, 452, 323 और 506, 323 एंड 506 के तहत पंजीकृत किया गया था। मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे इस केस में कि अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए धारा 319 सीआरपीसी का दायरा और अनुप्रयोग। सेकंड था कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति। थर्ड नंबर पे था कि क्या धारा 319 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को बुलाने के दौरान जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय का निर्णय और अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन, जिन्होंने मामले की अध्यक्षता की, ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। पहला, सम्मन जारी करने की शक्ति। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग का दायरा न्यायालय में निहित है, अर्थात सम्मन जो है जारी करने की शक्ति केवल न्यायालय की है। नेक्स्ट पॉइंट था कि आवश्यक साक्ष्य पर हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार साक्ष्य परीक्षा के दौरान दिए गए साक्ष्य तक सीमित है। नेक्स्ट थर्ड पे कहा गया न्यायालय की संतुष्टि पर। न्यायालय ने कहा कि संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त न्यायालय की संतुष्टि है, ताकि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सके जो अभियुक्त है, लेकिन जिसके विरुद्ध साक्ष्य मौजूद है। नेक्स्ट कहा कि जांच सामग्री पर विचार करने पर। जांच सामग्री पर विचार करने के बारे में पुनरीक्षणकर्ता के तर्क को संबोधित करते हुए न्यायालय ने यशोधन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ऐसी सामग्री केवल पुष्टि के लिए धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय में दर्ज किए जाने के साक्ष्य का समर्थन करने के लिए उपयोग की जा सकती है। न्यायालय ने इस केस में निष्कर्ष निकाला कि आरोपित आदेश में कोई विकृति नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने परीक्षाकर्ता को बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर
पहुंचने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों 1, 2 और 3 के बयानों पर विचार किया था। तो ये जो केस था उसके वकील थे वो निरीक्षणकर्ता चेतराम कृष्ण गोपाल बना द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया इस केस का। विपक्षी पक्ष था प्रमुख सचिव गृह लखनऊ और अन्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, और राज्य वकील थे अनुराग वर्मा AGA। तो ये पूरा जो है केस था। इस केस का डिटेल क्या थी वो समझते हैं, तो डिटेल्स भी समझते हैं इसकी केस की। केस नंबर है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 809 ऑफ 2024। रिवीजनिस्ट है चेतराम। अपोजिट पार्टी है स्टेट ऑफ यूपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक मशहूर यूट्यूबर की जो कि है ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी जो कि यूट्यूबर है, मशहूर यूट्यूबर है, उनको दिल्ली की अदालत ने सम्मन जारी किया है और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और इनको सम्मन क्यों जारी हुआ है। तो मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है। यह सम्मन ध्रुव राठी को मानहानि मामले में भेजा गया है। दरअसल भाजपा नेता सुरेश कर्मशी नखुआ ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा था। तो दिल्ली के एक अदालत ने भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को सम्मन जारी किया है। दरअसल भाजपा जो नेता हैं सुरेश कर्मशी नखुआ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राठी ने अपनी वीडियो में उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहकर अपमानित किया है और इसलिए उन्होंने मानहानि का केस किया उन पे। और दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 29 जुलाई को राठी को सम्मन किया। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होने जा रही है। तो नेक्स्ट सुनवाई में क्या होता है, कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ध्रुव राठी सम्मन स्पीड पोस्ट, कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेजा जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने नखुआ की तरफ से वकील लागा अवस्थी और मुकेश शर्मा केस लड़ रहे थे। क्या है मामला? दरअसल ध्रुव राठी ने YouTube पर 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो का टाइटल था माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विश यादव ध्रुव राठी। नखुआ ने ध्रुव राठी की इस वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ा है। नखुआ ने कहा कि वीडियो में लगाए गए सारे आरोप बेबुनियादी और निराधार हैं। ये आरोप दुर्भाग्य से लगाए गए हैं, दुर्भावना से लगाए गए हैं और याचिका में नखुआ के वकील ने कहा कि इससे न केवल याचिकाकर्ता के चरित्र पर संदेह पैदा होता है बल्कि समाज में अर्जित की गई सम्मान भी धूमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ध्रुव राठी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी के वीडियो का परिणाम दूरगामी हो सकता है। इससे लोगों में उनके नखुआ के प्रति विश्वास कम हो सकता है। मामला दायर करते हुए उन्होंने कहा था कि ये वीडियो उनके नखुआ व्यक्तित्व और पेशेवर दोनों क्षेत्रों को अपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसका असर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो पाएगा। बता दें कि एल्विश यादव द्वारा आए दिन ध्रुव राठी को लेकर वीडियो बनाए जाते हैं। ऐसे में एल्विश यादव की वीडियो का जवाब ध्रुव राठी भी वीडियो के माध्यम से ही देते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब ध्रुव राठी को लेकर विवाद मच गया है।
इससे पहले भी कई बार ध्रुव राठी द्वारा विवादित वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो अपनी जो इसके कहा गया है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को सम्मन भेजा गया है मानहानि का। उन्होंने कहा है एक भाजपा नेता ने कि उन पे क्या है आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई है, यूट्यूब पे अपलोड की गई है। तो ये सारा मामला है और 6 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होनी है। देखते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए आगे क्या होता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। So friend, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज का जो लेटेस्ट लीडर अपडेट्स है वो है दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के प्रसारण पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस चिंता पर प्रतिक्रिया देते हुए शो में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को कथित तौर पर अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है। यह निर्णय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह सीरीज पेशे को बदनाम कर सकती है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने ट्रेलर की समीक्षा करने के बाद कहा कि उन्हें इस बात पर विश्वास करने का कोई तत्काल कारण नहीं दिखता कि सीरीज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को बदनाम किया गया है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह एक ऐसी सीरीज है जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है। इसका ना तो कोई इरादा है, ना ही इसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशेवर परीक्षा में टॉपर्स या रैंक धारकों के लिए अपमानजनक माना जा सकता है। वादीगर ने 18 जुलाई को जारी श्रृंखला के ट्रेलर में उनके पेशे के चित्रण पर संतोष व्यक्त किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ट्रेलर में पेशे को बेहद अश्लील और अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है और इस प्रकार यह अवैध है और उसे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ICAI ने सामग्री से परेशान सदस्यों से ईमेल प्राप्त करने की भी रिपोर्ट की, जिसमें उनका दावा है कि अनुचित संकेत और संदर्भ शामिल थे। जवाब में नेटफ्लिक्स के वकील ने दावा किया कि त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें एक अस्वीकारीकरण शामिल है, जिसमें कहा गया है कि यह किसी भी वास्तविक व्यक्ति जीवित या मृत का संदर्भ नहीं देता है। इसके अतिरिक्त नेटफ्लिक्स ने यह स्पष्ट करने के लिए 5 दिनों के भीतर एक विशिष्ट अस्वीकरण शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। श्रृंखला किसी विशेष पेशे का संदर्भ नहीं देती है। न्यायाधीश ने कलात्मक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि व्यावसायिक भाषण, यहाँ तक कि कलात्मक रूपों में भी अति संवेदनशील दृष्टिकोण के आधार पर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय उस नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है जिसमें न्यायालयों को अक्सर पेशेवर गरिमा की रक्षा करने और कलात्मक कार्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच बनाए रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर का जो अंतिम रोक लगाने की मांग की गई थी, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। इफ यू लाइक माई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज के लेटेस्ट लीगल अपडेट्स में आज हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अंसारी पर अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का उपयोग करके सलाखों के पीछे से जबरन वसूली की गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 1 मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दिवंगत गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर आरोप है कि चित्रकूट जिला जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने कई लोगों की जबरन वसूली के लिए धमकाया। आरोपों में मोबाइल फोन का दुरुपयोग और जेल से भागने में उनकी पत्नी के ड्राइवर और जेल अधिकारियों की कथित साजिश शामिल है। तो फरवरी 2023 में दर्ज की गई प्रारंभिक प्राथमिकी में कहा गया है कि अंसारी की पत्नी अनिवार्य औपचारिकताओं के और प्रतिबंधों का पालन किए बिना अक्सर उनसे मिलने जाती थी। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए आरोपों की गंभीरता की ओर इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि विधायक के तौर पर अंसारी से आचरण के उच्च मानक को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों सहित साक्ष्यों से पता चला कि अंसारी इन अवैध गतिविधियों में शामिल थे। न्यायालय ने अंसारी की पत्नी को दी गई असामान्य पहुंच पर भी प्रकाश डाला, जिसे उनके सामान्य रूप से दी जाने वाली पहुंच से परे माना, जिससे कि अंसारी की ओर से प्रभावित मिलीभगत का संकेत मिलता है। यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ के समक्ष लाया गया, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह में करने का फैसला किया है। इस अवधि के दौरान यूपी सरकार से आरोपों और अंसारी की जमानत याचिका पर अपना जवाब देने की उम्मीद है। यह मामला न केवल अपनी कानूनी जटिलताओं के कारण बल्कि अंसारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि और विधायक के तौर पर उनकी भूमिका को देखते हुए उनके राजनीतिक निहितार्थों के कारण भी ध्यान आकर्षित करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का अंसारी के राजनीतिक कैरियर या राजनीतिक संदर्भों में कानूनी परिवर्तन और न्याय की व्यापकता धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव के कोरोनिल दवाओं के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। देखते हैं पूरा केस क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव के कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज के रूप में बताने के दावे को चुनौती देने वाली कई डॉक्टरों के संघों की एक विवादास्पद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। वह याचिका 2021 के एक व्यापक मुकदमे का हिस्सा है, जिसमें रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकिशन और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर कोरोनिल को केवल एक प्रतिरक्षा बूस्टर की बजाय कोविड-19 के लिए एक निश्चित इलाज के रूप में प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। यह कानूनी कार्रवाई विभिन्न मीडिया आउटलेट्स से रामदेव के बयानों को हटाने के लिए मजबूर करने की मांग करती है, जिसमें दावा किया गया है कि ये दावे प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में दवा के लाइसेंस प्राप्त उद्देश्य से समर्थित नहीं है। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने रामदेव और उनके सहयोगियों को आगे इसी तरह के दावे करने से रोकने के लिए अदालत के निर्देश की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्रवाई के दौरान रामदेव के कानूनी प्रतिनिधि ने पतंजलि उत्पादों के विज्ञापन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में की गई एक पूर्व प्रतिबद्धता का संदर्भ दिया, जो इस प्रतिज्ञा को वर्तमान मामले में बढ़ाने की इच्छा को दर्शाता है। हालांकि वादी के वकील ने अपने अंतरिम आवेदन पर एक विशिष्ट न्यायालय आदेश पर जोर दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए वचन कानूनी मानकों का उल्लंघन करने वाले कार्यात्मक बयानों को रोकने से संबंधित है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने अपना निर्णय सुरक्षित रखने से पहले मामले के विशिष्ट उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करने की बात स्वीकार की।
यह मुकदमा कई प्रतिष्ठित संस्थानों के संघों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ साथ चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में रेजिडेंट डॉक्टर का संघ और अन्य शामिल है। अधिवक्ता हर्षवर्धन कोटला द्वारा दायर किए गए मुकदमे में तर्क दिया गया है कि रामदेव ने अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए एलोपैथिक उपचारों और कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता पर संदेह जताया है, जिससे कोरोनिल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए गलत सूचना का प्रचार किया जा रहा है। तो ये था इस केस में, और जो फैसला है वो अभी सुरक्षित रखा गया है। देखते हैं आगे क्या आता है इसका फैसला। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महिला को 30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 7 करोड़ का जो प्लॉट था वो 4 लाख में मिला। तो देखते हैं ये मामला क्या है, पूरा विस्तार से समझते हैं। तो लेटेस्ट लीगल अपडेट में जो ये न्यूज़ है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो 3 दशकों तक चली कानूनी यात्रा असाधारण निष्कर्ष पर 70 साल की उम्र पार कर चुकी लता जैन ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 7 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन पर दावा ठोक दिया, जिसके लिए उन्होंने 1988 में मात्र 50,000 रुपए का भुगतान किया था। जैन नर्सिंग होम खोलने की चाहत रखती थी, लेकिन जीडीए ने जमीन को विवादित घोषित कर दिया और पैसे वापस करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद वह कानूनी पचड़े में फंस गईं। जैन ने हार नहीं मानी और राज्य उपभोक्ता फोरम के माध्यम से न्याय की मांग की, जिसने 2009 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी। जीडीए ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों को बरकरार रखते हुए जीडीए को जैन को इंदरपुरम के न्याय खंड 1 में 500 वर्ग मीटर का प्लॉट 350 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने जीडीए को जैन को 2 महीने के भीतर 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। फिलहाल 1.3 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के बाजार भाव पर जैन को मिलने वाला प्लॉट लगभग 7 करोड़ रुपए का है। फिर भी उनकी कीमत 3.75 लाख रुपए से बेहद कम आंकड़े पर बनी हुई है। तो उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और नर्सिंग होम की मूल योजना के कभी साकार न होने के बावजूद जैन की न्याय की निरंतर खोज सफल रही है। जीडीए ने पहले जैन को वैकल्पिक प्लॉट की पेशकश की थी, जिसके उन्होंने अस्वीकार कर दिया था जैन ने, और अब 3 अगस्त को होने वाली अपनी आगामी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस महिला को जो है लता जैन, उनको 30 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें 7 करोड़ का जो प्लॉट है वह 4 लाख रुपए में मिला है। तो ये लेकिन कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चली है, लेकिन जो आज की कीमत है उस प्लॉट की वो 7 करोड़ रुपए की है, जबकि उन्हें भुगतान जो करना पड़ा है वो 4 लाख रुपए तक का करना पड़ा है। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को अमेजन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने
ठगा, 38,000 रुपये गंवाए। तो क्या मामला है ये और कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को ठगा गया है अमेजन डिलीवरी जो एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा, और 38,000 रुपये का उनका जो नुकसान हुआ है, इसकी फुल जो है हम देखते हैं डिटेल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। तो इस घटना में एक चौंकाने वाली घटना है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है एक्स को अमेजन से आईफोन 15 ऑर्डर करने के बाद 38,000 रुपये का चूना लगा दिया गया। यह परेशानी तब शुरू हुई जब एक्स ने 21 जुलाई 2024 को अपना ऑर्डर देते हुए अमेजन एक्सचेंज ऑफर के जरिए अपने आईफोन 13 को अपग्रेड करने का विकल्प चुना। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव 22 जुलाई को रात 9:30 बजे एक्स के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जिसके बाद कई परेशान करने वाली घटनाएं हुई। नया आईफोन 15 सौंपने के बाद एग्जीक्यूटिव ने एक ओटीपी मांगा जिसे एक्स ने एक्सचेंज के हिस्से के रूप में प्रदान किया। अप्रत्याशित रूप से एग्जीक्यूटिव ने एक और ओटीपी मांगा, यह दावा करते हुए कि एक्सचेंज प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है। जब एक्स ने कहा कि कोई अतिरिक्त ओटीपी उपलब्ध नहीं है तो एग्जीक्यूटिव ने अपने सुपरवाइजर अशोक को फोन किया। अशोक ने सलाह दी कि एक्सचेंज के लिए एक विशेष टीम की आवश्यकता है और एक्स को नया आईफोन लौटाने के लिए राजी किया। उसे आश्वासन दिया कि अगले दिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कुछ अनिच्छा के साथ एक्स ने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव विशाल और अशोक दोनों से संपर्क विवरण रखते हुए आईफोन 15 वापस कर दिया। जब कोई फॉलो अप नहीं हुआ तो एक्स ने अमेजन के ग्राहक सेवा में संपर्क किया, लेकिन उसे केवल 31 जुलाई तक जांच पूरी होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया। हालांकि जांच के निष्कर्ष से कोई राहत नहीं मिली क्योंकि अमेजन ने एक्स को सूचित किया कि रिफंड संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी जांच के दौरान कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया गया था। तो अराजकता के बढ़ावा देते हुए अशोक ने 1 अगस्त को एक्स से संपर्क किया। उसे अपने वर्तमान फोन को नए फोन के लिए एक्सचेंज करने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर मिलने को कहा। आगे के धोखे को भांपते हुए एक्स ने संदिग्ध प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो ये था इसका कि किस तरीके से एक डिलीवरी जो एग्जीक्यूटिव है उसने एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ ऐसा स्कैम किया और 38,000 रुपये उस व्यक्ति ने, उस वकील ने गंवा दिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में भ्रष्टाचार के लिए न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इट मीन कि एक महत्वपूर्ण फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है जमानत आवेदनों से निपटने में भ्रष्टाचार में लिप्त और कदाचार के लिए पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निर्वेश सिंह सूलिया को हटाने के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि वह क्या कर रहे थे, जो बेल है, बेल के डिसीजंस हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो उसके डिसीजन को बरकरार रखा गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। न्यायालय ने न्यायिक अवधारणा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सूलिया की उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। तो इसमें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरह के अपडेट्स के लिए। तो मामले की पृष्ठभूमि क्या है, इस केस में क्या मामला है। तो निर्वेश सिंह सूलिया, जिन्होंने 1987 में सिविल जज क्लास 2 के रूप में अपना न्यायिक कैरियर शुरू किया और बाद में 2011 में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए, यानी कि काम किया।
उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 12 अगस्त 2011 को जयपाल मेहता द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें सूलिया पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में। तो इस तरीके से याचिका दाखिल की गई, उनके ऊपर आरोप लगे। जो मुख्य कानूनी मुद्दे थे वो थे कि विभागीय जांच की निष्पक्षता, क्या जांच प्रक्रियात्मक नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की गई थी। जो सेकंड था कि भ्रष्टाचार के साक्ष्य क्या भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे। और थर्ड था कि न्यायिक समीक्षा का दायरा, कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में हाईकोर्ट किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है। तो न्यायालय का निर्णय आया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने रिट याचिका संख्या 8623 2016 को खारिज कर दिया, जिसमें 2 सितंबर 2014 को निष्कासन आदेश और 17 मार्च 2016 को सूलिया की अपील को खारिज करने को बरकरार रखा गया। महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां थी वो ये थी कि जांच के संचालन पर न्यायालय ने कहा कि जांच उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी, जिसके कारण बताओ नोटिस जारी करना और सूलिया को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देना शामिल था। जांच के दौरान उचित प्रक्रिया अपनाई गई, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया, आरोप के लेख और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज कारण बताओ नोटिस के साथ उपलब्ध कराए गए, अपराधी की उपस्थिति में जांच की गई और उसे विभागीय गवाह से झिरा करने का अवसर दिया गया और उनसे बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ की। नेक्स्ट था कि भ्रष्टाचार के साक्ष्य पर न्यायालय ने पाया कि भले ही भ्रष्ट या अनुचित आदेशों उद्देश्यों का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, लेकिन सूलिया के जमानत आदेशों के पैटर्न ने कदाचार का संकेत दिया। भले ही भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्य दिखाने के लिए प्रत्यक्ष सबूत न हो, लेकिन जमानत आदेशों के मात्र अवलोकन से यह देखा जा सकता था कि न्यायिक अधिकारियों ने ऐसे तरीके से काम किया है जिसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा पर न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा में अपनी सीमित भूमिका जो जोर देते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को पूरे साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद डिसमिस PIL चैलेंजिंग फास्टैग मैंडेटरी। तो जो मैंडेट किया गया था फास्टैग, उसको चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फास्टैग अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका जो है उस पर आज सुनवाई की है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के कुछ प्रावधानों की वैधता और टोल प्लाजा पर फास्टैग लेने अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। जनहित याचिका संख्या 1417/2024 के रूप में पहचाने जाने वाले इस मामले की अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने ली। याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व वकील अरुण मिश्रा ने किया, ने तर्क दिया कि फास्टैग लेना अनिवार्यता असंवैधानिक और मनमाना है। सिंह ने तर्क दिया कि उनके वाहन में फास्टैग न लगा होने के कारण
NH-19 पर जो है यात्रा करते समय उनसे गलत तरीके से दोगुना टैक्स वसूला गया, दोगुना टोल जो है वसूला गया। उन्होंने आगे दावा किया कि यह टोल शुल्क दोहरा जो है कराधान है, क्योंकि उन्होंने पहले ही यूपी के तहत एक मुश्त सड़क पर कर का भुगतान कर दिया था। मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत प्रतिवादियों के वकील, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASGI और NHAIE के अधिवक्ता प्रंजाल मेहरोत्रा ने सरकार की स्थिति का वजाब करते हुए कहा कि टोल शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8A के तहत लगाया गया था, जो केंद्र सरकार को राज्य मार्ग विकास और रखरखाव के लिए समझौता करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें निर्दिष्ट शुल्क के संग्रह की अनुमति दी जाती है। न्यायालय ने परिस्थितियों और प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की चुनौती गलत थी। न्यायालय ने नोट किया कि धारा 8A के तहत शुल्क संग्रह यूपी मोटर वाहन कराधान अधिनियम द्वारा लगाए गए सड़क कर के से लिए स्वतंत्र है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी टोल लेने को फास्टैग लेने के रूप में नामित करने का केंद्र सरकार का निर्णय एक नीतिगत उपाय था, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल प्लाजा पर भीड़ भाड़ को कम करना था। पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रहों का निर्णय जो निर्धारण है, नियम 2008 के नियम 6(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना फास्टैग वाले वाहनों को लागू टोल शुल्क का दुगना भुगतान जो है करना होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता के दोहरे कराधान के दावे में कोई दम नहीं पाया और याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इसमें कोई जनहित याचिका शामिल नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता एक वकील ने अपने वाहन में फास्टैग नहीं लगाने का विकल्प चुना था। अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश बंसाली और न्यायमूर्ति बुधवार ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फास्टैग अनिवार्यता और संबंधित टोल संग्रह प्रणाली की वैधता को मजबूत किया गया। यह निर्णय डिजिटल प्रगति और टोल संग्रह में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए न्यायपालिका के समर्थन को रेखांकित करती है, जो डिजिटल युग में सरकारी नीति की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है। पीठ जो है मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली की है और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की, और वकील है याचिकाकर्ता के अनुर मिश्रा और ASGI प्रतिवादी के लिए प्रांजल मेहरोत्रा। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्णय दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, इस जो PIL जो दाखिल की गई थी, जो कि एक वकील था, उसकी जो गाड़ी है उसमें उसने फास्टैग नहीं लगाया था और उससे दोहरा भुगतान जो है वसूला गया था। इस केस में उसने PIL दाखिल करी और PIL में जो दाखिल किया गया उसमें जो कोर्ट है वो संतुष्ट नहीं हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो फास्टैग का जो अनिवार्यता है वह जारी रहेगी और सरकार इससे कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिले और जो भीड़ भाड़ होती है टोल प्लाजा पे वह कम रहे। तो इस केस में जो ये PIL कम जो है पर्सनल केस ज़्यादा लगा, तो कोर्ट ने इस PIL को जो है डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट लीगल न्यूज़ के लिए और जजमेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर जो एडवोकेट है या जो लॉ स्टूडेंट है वो जज की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह की प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं।
तो ऐसे ही इफ़ यू लाइक माय वीडियो, और वैसे भी आपको मेरे चैनल पर अगर आप क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो लॉ से रिलेटेड हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जो प्रतिबंध था बुर्खा या हिजाब कॉलेज में पहनने का, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। कॉलेज में हिजाब बुर्का पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो क्या डिटेल है इसकी, तो हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए 9 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की है, यानी कि कल का समय है, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज के परिसर में हिजाब बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा गया है। इस फैसले ने अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के बीच काफी विवाद और चिंता पैदा कर दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंचू और न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं, जिसमें छात्रा जैनब अब्दुल कयूम भी शामिल हैं, इनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अबीहा जैदी की दलीलों के बाद मामले की गंभीरता को स्वीकार किया गया। जैदी ने तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि कॉलेज में यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं और ड्रेस कोड प्रतिबंधों के कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कल शुक्रवार आ रहा है, मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है। इस प्रकार छात्रों की चिंता को तुरंत संबोधित करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 जून को तैमूर टॉम एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और D के मराठे कॉलेज के प्रतिबंध लगाने के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस तरह के नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि ड्रेस कोड का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के कॉलेज के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या हाई कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट की ड्रेस कोड नीति छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। यह मामला देश भर के शैक्षिक संस्थानों और संस्थागत नियमों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हितार्थ रखता है। छात्रों और नागरिक अधिकारों के पक्षधरों का तर्क है कि हिजाब बुर्का और नकाब जैसे धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदाय को गलत तरीके से निशाना बनाता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को प्रतिबंधित करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि इसमें भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए मिसाल कायम करने की क्षमता है। तो यह मामला भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक नीतियों और व्यक्तियों के अधिकारों बनाम संस्थाओं की प्रशासनिक स्वायत्तता के बारे में चल रही बहस को रेखांकित करता है। अदालत का फैसला यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि इन मुद्दों को आगे कैसे हल किया जाए। तो देखते हैं फैसला जो है, कल इस पे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को, तो क्या फैसला आता है ये भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आप मुझको। तो इस तरीके से या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि जज शुड डिसाइड द केस नॉट स्पीच, जजमेंट कैन बी पर्सनल ओपिनियन ऑफ जज। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जजों को अपनी पर्सनल राय नहीं रखनी चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। ये कौन से फैसले में कहा गया है इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो कहा गया है वो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले से निपटने के दौरान ऐसा जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको स्पीच नहीं देनी है, भाषण नहीं देने, आपने क्या निर्णय देना है। तो ऐसा कहा गया है। जजों को कड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो है पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामले से निपटने के दौरान व्यक्तिगत राय, पर्सनल ओपिनियन और अप्रासंगिक टिप्पणियों को शामिल करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया है और पॉक्सो जो मामला है उसमें आरोपी की सजा को बहाल कर दिया है। स्वतः संज्ञान रिट याचिका सी संख्या 3/2023 के साथ आपराधिक अपील संख्या 1451/2024 के मामले में शीर्ष मामले में जो है पश्चिम बंगाल राज्य ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए गए एक आरोपी को बरी कर दिया था। तो क्या पृष्ठभूमि थी इस केस की कि ये मामला एक 14 वर्षीय लड़की से संबंधित है जो मई 2018 में अपना घर छोड़कर चली गई थी। वह 25 वर्षीय आरोपी के साथ रह रही थी जिसे विशेष पॉक्सो अदालत ने गंभीर यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए किशोर कामुकता और रोमांटिक संबंधों के बारे में कई विवादास्पद टिप्पणियां की। मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे और न्यायालय के निर्णय क्या था। हाईकोर्ट का जो दृष्टिकोण था, सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए कहा, न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों पर न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय शामिल नहीं हो सकती। इसी तरह न्यायालय द्वारा पक्षों को सलाह और सामान्य रूप से सलाह शामिल करके सलाहकार क्षेत्राधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश को किसी मामले पर निर्णय लेना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो कहा गया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि। सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376(2)(n) और 376(3) के तहत दोषसिद्धि को बहाल किया, यह मानते हुए कि नाबालिगों से जुड़े ऐसे मामलों में सहमति अप्रासंगिक है कि अगर जो है 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़का लड़की है, अगर उसकी सहमति ली जाती है तो वह सहमति देने के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहा कि राज्य की जिम्मेदारी। न्यायालय ने इस मामले में राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता को देखते हुए पॉक्सो पीड़िता को सुरक्षा और पुनर्विकास के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया और साथ ही साथ कहा पीड़िता का कल्याण के बारे में बात की कि न्यायालय ने राज्य सहायता स्वीकार करने के लिए पीड़िता के विचारों को पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया ताकि उसे अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिल सके। महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या थी इस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण जो है टिप्पणियां की इस मामले में कि पॉक्सो अधिनियम की तहत दंडनीय अपराध होने वाले कृत्य को प्रेम संबंध कैसे कहा जा सकता है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने और न्यायालय को कानून का पालन और क्रियान्वयन करना चाहिए। न्यायालय कानून के विरुद्ध हिंसा नहीं कर सकते।
थर्ड जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कड़ी टिप्पणी हुई कि न्यायालय को निर्णय लिखने का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को पता हो कि मामला उसके पक्ष में या उनके विरुद्ध क्यों तय किया गया है। और इसमें जो वकील थे अपीलकर्ता की तरफ से पश्चिम बंगाल राज्य, प्रतिवादी अभियुक्त जिनका नाम नहीं लिया गया है, एमिकस क्यूरी सुश्री माधवी दीवान और सुश्री लीज मैथ्यू है, राज्य के वकील हैं श्री हुफेजा एमडी। तो इस केस में जो जजमेंट हुआ तो वो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही जजमेंट के लिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें जो किशोरियां हैं या जो जज है उनकी पर्सनल राय को सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार किया है कि आप केस के सबूतों को देखिए, केस पे विचार कीजिए, अपनी पर्सनल ओपिनियन किसी केस में नहीं दीजिए। तो उसमें जो है जो दोषी था उसको क्या है बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंचा। उस केस में जो लड़की थी वह 14 साल की थी, उसने क्या है थोड़े से बड़े लड़के से यह शादी की थी। और उस केस में जो कहा गया कि जो उसकी सहमति हो उस लड़की की या नहीं हो उसका कोई मायने नहीं रखता। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक